हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, अब हम बात करते हैं आगे। मैंने क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क में, ठीक है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस इज 10 यूनिट। तो एरिया 10 ले लिया मैंने। मोड ऑफ 1/2 डिटर्मिनेंट के -1, देख रहे हो, के -1 और ये होता है x1 x2 x3। तो k हो गया, फिर 3 हो गया और फिर हो गया -1। सही है। और y1 y2 y3 k -1 माइनस का 2 और ये हो गया 0 और यहाँ होता है 1 1 1। सही है। ये डिटर्मिनेंट और ये खत्म। ये हो गया 20 बराबर मोड ऑफ k और ये हो गया -2, एक माइनस लगेगा तो k -1 और ये गया तो 3 और +1 दैट इज 4 +1। ठीक है, ये खत्म और ये हो गया 2 लेकिन माइनस का, तो ये हो गया माइनस का। ठीक है, 20 इज इक्वल टू मोड ऑफ, ये हो गया माइनस का 2k माइनस का 4k प्लस का 4, है ना, प्लस का 4 और माइनस का 2। ये हो गया 20 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका माइनस का 6k प्लस का 2। ठीक है, अब आपस में ये आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले लो। तो एक तरफ तो हो गया माइनस का 6k प्लस 2 इज इक्वल टू 20, तो इससे आ जाएगा माइनस का 6k इज इक्वल टू 18। तो k की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3 और एक हो जाएगा आपका माइनस का 6k प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस का 20। ठीक है, माइनस का 20 माइनस 6k इज इक्वल टू माइनस का 22। तो k की वैल्यू हो जाएगी आपका 11/3। k की वैल्यू हो जाएगी 11/3। तो ये देखो, इसलिए मोड लगाना जरूरी है क्योंकि मैंने आपको बताया था मोड हमें एक्चुअल नंबर ऑफ आंसर्स तक हमें पहुंचाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों सही है अपने। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, एक ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क में। पी क्यू आर एस आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस और फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो जाहिर सी बात है, ये यहाँ स्मॉल ए है ना, तो ये हो गया आपका स्मॉल ए एंड बी, है ना। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो, सबसे पहले तो हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो ये पैरेललोग्राम हो गया पी क्यू आर और ये हो गया एस। तो पी हो गया आपका कितना 1,2, क्यू हो गया आपका 4,6, आर हो गया हमारा 5,7 और एस हो गया हमारा a,b। अब हमें एक बात पता है, क्या पता है, कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो भले इक्वल नहीं होते बट एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है, ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, बराबर। और ये हमने इसका जो सेंटर है वो मान लिया O। ओके, तो अब इसको आप फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपका इस जो जो पी आर का मिड पॉइंट होगा वही क्यू एस का मिड पॉइंट होगा, राइट। तो पी आर का मिड पॉइंट देखते हैं। देखो, तो पी आर का मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट ऑफ पी आर, मिड पॉइंट ऑफ पी आर। ठीक है, तो 1 और 5 6 का आधा 3, कॉमा 2 और 7 9 का आधा 9/2। ठीक है, 3,9/2। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3,9/2। अब इसके निकाल सकते हैं। तो 3 बराबर a प्लस 4/2 और 9/2 इज इक्वल टू b प्लस 6/2। ओके, ये दोनों के अपॉन 2 तो कट गए, यहां से b की वैल्यू आ गई 3 और यहां से 3 2 जा 6, 6 में से 4 गया तो 2। तो a बराबर आ गया 2, a बराबर 2 हो गया और b बराबर 3। दोनों आंसर हमारे सही है, मतलब a और b के जो आंसर है ये दोनों सही है हमारे। ठीक है, देखो अब हम बात करेंगे आगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए मैंने एक डायग्राम बना दिया। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल के ऊपर होते हैं, उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है,
तो इनके एंगल में देखो किस तरीके से मेजर कर रहा हूँ। ये ए वाला जो है ये हमारा एंगल ए हो गया, ये वाला एंगल बी हो गया, ये वाला सी हो गया, और ये डी वाला जो एंगल वो डी हो गया। ठीक है, ये दोनों के डायगोनल हो गए। अब इनकी साइड्स की लेंथ मैं इस तरीके से मेजर कर रहा हूं। देखो ये वाली जो है ये है P, ये वाली जो है ये है Q, ये हो गई अपनी R, और ये हो गई हमारी S। ठीक है, AD जो है वो हो गई S। तो यहां पर एक बात जो जरूरी है वो क्या है, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ठीक है, अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, और ये B और ये जो D है इस एंगल का सम भी 180 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये तो फर्स्ट बात हो गई। ठीक है, और इसमें सेकंड बात और क्या है कि इसमें जो रिजल्ट होता है, ठीक है, वो देखो क्या लिख रहा हूं मैं, साइड्स एंड डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, वो क्या है देखो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स, इसका ये जो रूल एक तरीके से सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल के, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल के, यानी पी आर प्लस क्यू एस जो है वो बराबर होगा हमेशा बी डी डॉट ए सी के, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल के। ठीक है, तो साइड्स और डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल में ये रिलेशन होता है एक तरीके से। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है देखो, जो मान के चलो वेरी इंपॉर्टेंट है, और इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में से इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि मीडियन क्या होता है। ठीक है, तो माना देखो ये एक ट्राइंगल हो गया आपका ए बी और ये हो गया सी। ठीक है, एक ट्राइंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन जाए जो कि उसके अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। हो सकता है वो ए से भी जा सकती है, वो इस प्रकार से बी से भी जा सकती है, तो ये चीज ऐसे बराबर हो जाएगी, और वो सी से भी जा सकती है। एक मिनट, ये लो, तो ये आपस में इसको बराबर कर देगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो मीडियन है, जैसे ये वाली जो मीडियन है इसे क्या कहेंगे, मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स ए। इनको नाम दे दो आप, इनको नाम दे देते हैं। देखो जैसे ये डी हो गया, ये ई हो गया, और ये एफ हो गया। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, कोई दिक्कत नहीं है नाम का। अब देखो इसका ये जो सेंटर होता है, ये सेंटर क्या कहलाता है, मीडियन का जो सेंटर होता है उस सेंटर को बोलते हैं हम क्या, सेंट्रॉइड, और इसको डिनोट करते हैं हम जी से। एक एक चीज याद रखना, क्योंकि अब आने वाले टाइम में बहुत कंफ्यूजन वाला काम होने वाला है, अभी थोड़ी सी देर में देखना। ये स्क्रीन में थोड़ी सी समस्या आ गई थी। देखो तो ये कहलाएगा आपका क्या, सेंट्रॉइड है ना, ये क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड। मीडियन का जो सेंटर होता है उसे क्या कहते हैं हम, सेंट्रॉइड। क्लियर। अब उसके बाद में एक आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तो हो गया अपना मीडियन का कॉन्सेप्ट। फिर आता है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये क्या भला है, ये देखो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे ये एक ट्राइंगल हो गया, किसी एक ट्राइंगल से अपोजिट साइड्स पर, अपोजिट साइड पर, अपोजिट साइड पर एक ऐसी लाइन आए जो कि उसके उसके ऊपर क्या है, 90 डिग्री में बनाती हो। ठीक है, रुको एक मिनट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पहले एक बार आप बाइसेक्टर समझ लोगे तो वो आपके मतलब एल्टीट्यूड समझ लोगे तो वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। देखो एक मिनट, एल्टीट्यूड देखो पहले एक बार। ठीक है, एल्टीट्यूड,
तो एल्टीट्यूड क्या है, देखो जैसे ये एक ट्राइंगल हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया सी। तो अ, किसी एक ट्राइंगल की एक साइड्स, एक वर्टेक्स है, उसकी अपोजिट साइड पर एक ऐसी लाइन जाए, है ना, वो उस जो कि क्या हो 90 डिग्री बनाती हो, उसको अपोजिट साइड में डिवाइड करती हो नहीं करती हो वो एक बाद की बात है, वो एक स्पेशल कंडीशन हो गई, ठीक है, वो क्या हो गई, एक स्पेशल कंडीशन हो गई। ये जो है ये तो ओनली 90 डिग्री आती हो, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम एल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड। और इसका ये जो सेंटर होगा, इस सेंटर को हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, और इसको डिनोट करेंगे हम एच से। क्लियर। अब एक बार इसे देखो, तो ये एक ऐसा ट्राइंगल, ये हो गया ट्राइंगल, तो इनके तीनों, जैसे ये इसका मैंने नाम लिख दिया ए बी सी, इसकी तीनों साइड्स के जो ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करें, जैसे मान लो इसके लिए AC के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपने वो बचपन में ये पढ़ाई है कि ये एक लाइन हो गई, इस कंपास पे हम आधे से ज्यादा इसको खोलते थे, एक इधर लगाते थे, एक इधर, इधर से एक इधर लगाते थे, एक इधर, और दोनों को आपस में मिला देते थे, राइट। तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता था। वो क्या कहलाता, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो वही चीज इसमें AC का हो गया एक AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा ऐसे, और एक AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा मान लो। तो इन तीनों का ये जो सेंटर है, इन तीनों का ये जो सेंटर है, इसे हम बोलेंगे क्या, सरकम सेंटर। क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे ये इसके बराबर हो गया, ये बराबर हो, ये जरूरी नहीं है कहने का मतलब, एक मिनट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, हाँ जरूरी है, बिल्कुल, ठीक है। यहां मेरे कहने का मतलब क्या है वो देखो एक बार आप, इस पर सिर्फ 90 डिग्री होता है, तो ये एल्टीट्यूड होता है, और 90 डिग्री के साथ साथ, और जरूरी नहीं है वो वर्टेक्स से आए, है ना, लेकिन दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, मतलब साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, इसका जो सेंटर होगा इसको बोलेंगे हम सरकम सेंटर, और इसे हम डिनोट करेंगे O से, इसे हम डिनोट करेंगे O से, ठीक है। उसके बाद में एक आता है आपका क्या, एंगल बाइसेक्टर। जैसे ये हो गया, तो इसमें ट्राइंगल हो गया AB और ये C। इसमें जैसे मान लो एक ये हो गया, इससे इसके ऊपर एक लाइन मिलाई मैंने, और इससे इसके ऊपर एक लाइन मिलाई, ये लो, ठीक है। तो ये आपस में ये एंगल बराबर होने चाहिए, आपस में एंगल बराबर होना चाहिए। जैसे ये वाला इसके हो गया, ये वाला इसके हो गया, और मान लो ये वाला इसके हो गया, ठीक है। तो इसका नाम हो गया D, इसका नाम हो गया E, और इसका नाम हो गया F। तो ये जब कहने का मतलब, जैसे A का भी एंगल बाइसेक्टर हो गया, B का भी हो गया, और C का भी एंगल बाइसेक्टर हो गया, मतलब इस तरीके से ये आपस में मिले कि ये इसके जैसे मान लो अगर ये 60 है तो ये दोनों 30-30 हो, यानी दोनों इक्वल एंगल्स हो, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, इसको हम डिनोट करते हैं I से, और इसको बोलते हैं हम इन सेंटर, इसको हम बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है। और ये भी एंगल बाइसेक्टर के अंडर ही आता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक आगे एक बात क्या है, ये है फोर सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। उसी बात को अब यहाँ पर मैं थ्योरेटिकली और भी इंफॉर्मेशन के साथ बता देता हूँ। जैसे सेंट्रोइड G होता है, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन होता है, ये अभी अभी मैंने आपको बताया। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, जिसे हम G से डिनोट करते हैं, तो वो बात मैंने यहाँ लिख दी, G से डिनोट करते हैं। और अब इसके कुछ की पॉइंट्स है ना, कि सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1 फ्रॉम वर्टेक्स, यानी इसका मतलब क्या है, तो देखो ये एक ट्राइंगल हो गया, ये हो गया ट्राइंगल, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C। तो A के कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1,
सी के कोऑर्डिनेट हो गए x3 y3 और बी के कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2। ठीक है, अब ये किसी भी अब देखो ये क्या कह रहा है कि सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1। जैसे अगर ये कोई मीडियन है, मान लो इस पॉइंट को मैंने डी नाम दे दिया, तो इसका जो सेंट्रोइड होगा जो कि जी होता है, ये से 2:1 फ्रॉम वर्टेक्स, यानी ये यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा, 2:1। ठीक है, 2:1। जैसे अगर सी से भी लूंगा, मतलब बी से भी अगर इस तरीके से अगर मैं लेता हूं, जैसे मान लो ये, तो यहाँ पर 2 रेशो और ये हो गया 1। सी से अगर यही चीज मैं लेता हूं, तो सी पर हो गया 2 और रेशो और ये हो गया 1। ठीक है, इनके नाम ई हो गया, इसका नाम एफ हो गया मान लो। ठीक है, उसके बाद में कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी, जी के कोऑर्डिनेट निकालने का क्या तरीका है, तो जी के कोऑर्डिनेट निकालने का एक्स के लिए तो हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, है ना, और y के लिए हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो ऑलवेज लाइज इनसाइड ऑफ ट्राइंगल, हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करता है। जैसे देखो ये जी इस ट्राइंगल के अंदर है। ठीक है, अच्छा, अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ए बी सी के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, उनको जब वो जब भी आपको दिए हुए होंगे, तो जी निकालने का ये एक सबसे आसान और सही तरीका है, जिसमें आप सेंट्रोइड यानी जी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, अब है हमारा क्या, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो क्या है, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिडल पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, जॉइनिंग द मिडल पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, है ना, इज द सेम एज द सेंट्रोइड ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल। यानी इसका मतलब समझो, और पहले इसके बारे में बताता हूं, फिर अपोलोनियस थ्योरम भी बता दूंगा। तो देखो इसके लिए सबसे पहले तो एक आप ट्राइंगल के ऊपर स्टडी करो। ये हो गया ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और जैसे मान लो ये कोई ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, है ना, x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए x3 y3। ठीक है, अब एक बार के लिए ये कह रहा है ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो इसका मिड पॉइंट मान लो ये हो गया, इसका मिड पॉइंट ये हो गया और इसको मिड पॉइंट ये हो गया, और तीनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये ज्वाइन कर दिया, और फिर इज सेम एज द सेंट्रोइड ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ ओरिजिनल, मान लो इस बड़े वाला जो एबीसी है ना, इसका सेंट्रोइड मान लो जी है। ठीक है, और हमें पहले तो ये मिड पॉइंट के बारे में बता देता हूं मैं, तो ये मिड पॉइंट के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, और y1 प्लस y2 अपॉन 2, एक तो ये हो गया। इसके लिए क्या करोगे, x3 प्लस x2 अपॉन 3 मतलब अपॉन 2, कॉमा y3 प्लस y2 अपॉन 2, फिर उसके बाद में इस पर बात करेंगे तो ये क्या हो गया x3 और x1, तो x1 प्लस x3 अपॉन 2 और y1 प्लस y3 अपॉन 2। ठीक है, अच्छा, और इसको कुछ नाम दे दो, जैसे ये E हो गया, ये D हो गया और ये F हो गया। सही है, अच्छा, और आपको पता है ये मिड पॉइंट है, तो ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और 1 2 3 ये 1 2 3 इसके बराबर। ठीक है, सेम एज द सेंट्रोइड ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल। अब ये कैसे माने, तो एक बार देखो, आपको जी के कोऑर्डिनेट अभी तक क्या पता थे आपको, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब ये कह रहा है इज द सेम एज द ओरिजिनल ट्राइंगल, मतलब अगर आप इस छोटे वाले ट्राइंगल जो कि DEF है, अगर आप इसके का भी सेंट्रोइड निकालोगे तो वो वही आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। देख लेते हैं एक बार, देखो इसका ये वाला x कोऑर्डिनेट और ये x कोऑर्डिनेट और ये वाला x कोऑर्डिनेट को जोड़ो और उसमें 3 का डिवाइड लगाओ, तो देखो x1 बाई 2 और x1 बाई 2 दो बार आ रहा है, x2 बाई 2, है ना, और x2 बाई 2 दो बार आ रहा है, और x3 बाई 2
और x3/2 2 बार आ रहा है। तो ये मिलकर आपस में एक एक बार हो जाएगा, आधा आधा है तो एक एक बार जुड़ जाएगा। तो ऐसे समझो, देखो x1/2 प्लस x3/2, ये इसे खोला, फिर उसके बाद में इसे x3/2 प्लस x2/2 और प्लस इसे खोलो x1/2 और x2/2। ठीक है। अच्छा, ये तो x वाले को, इसी तरीके से y वाले को तो आप कर ही लोगे। देखो x1/2 और x1/2 मिलकर हो गया x1, y3/2 और y3/2 हो गया मिलकर हो गया, सॉरी x3/2 और x3/2 मिलकर हो गया x3, और x2/2 और x2/2 मिलकर हो गया x2, और आप पूरे में आपस में डिवाइड लगेगा 3 का। तो इसका ये फॉर्मूला बन गया। तो ये भी भाई इससे जो बना वो क्या बना हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, यही तो बना इससे भी। तो ये वही तो था जो ऑलरेडी छोटे वाले ट्रायंगल का था, वो बड़े वाले ट्रायंगल का सेंट्रोइड था। ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको निकालने का जो है तरीका है। ठीक है। देखो अब बात करते हैं अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है। तो अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है, इसमें आप एक काम करो, देखो ये एक ट्रायंगल हो गया आपका ABC। ओके, इसके ऊपर हमने एक मीडियन ड्रॉ करी। तो मीडियन मतलब आप समझते ही हो, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन। ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया D। तो इसमें बेसिकली ये जो है ना वो यूज्ड टू फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन। ठीक है। लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो देखो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है। क्या कहा मैंने, AB का स्क्वायर इन जहां से आ रही है उन दोनों के साइड्स के स्क्वायर्स का सम, और वो इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर यानी मीडियन का स्क्वायर, और प्लस BD ले लो चाहे CD ले लो, ये इस CD की जगह तो है ना। तो वो फाइंड किया जाता है। ठीक है। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे कि देखो ये आपके पास एक ट्रायंगल हो गया AB और ये हो गया C। ठीक है। और इसके ऊपर एक मीडियन ड्रॉ करी, तो ये दोनों इक्वल पार्ट में हो गए। मान लो ये 3 और ये भी 3 में हो गया, और ये मान लो ये 2 है और ये 4 है। तो वो क्या होता है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, इसको नाम D दे दो, ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर प्लस इन दोनों में से किसी को भी ले लो तो 3 का स्क्वायर। ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 बराबर ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर प्लस 9, और 16 और 4 20, 20 का आधा हो गया 10 में से 9 लेस करे तो वो हो गया AD का स्क्वायर, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो AD की वैल्यू हो गई 1। तो ये AD की जो लेंथ है वो हो गई 1। ऐसे फाइंड किया जाता है। ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। ठीक है। अब ऑर्थो सेंटर के बारे में स्टडी करते हैं। देखो ऑर्थो सेंटर क्या है, तो ये हो गया ऑर्थो सेंटर। इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर्स और एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं, जिसे हम H से डिनोट करते हैं। इसके की पॉइंट्स क्या है, फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल H लाइज इनसाइड। एक्यूट एंगल्स के लिए जो मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए H जो है वो इनसाइड द ट्रायंगल लाई करता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए H जो है वो बाहर की तरफ आउटसाइड लाई करता है। फॉर राइट एंगल ट्रायंगल H इज द पॉइंट वेयर 90 डिग्री इज फॉर्म्ड। फॉर राइट एंगल ट्रायंगल H इज द पॉइंट, H एक ऐसा पॉइंट हो गया जो कि क्या करता है 90 डिग्री बनाता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। इसको फाइंड करने का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अब इस बात को मैं डायग्रामेटिकली समझा देता हूं। जैसे देखो ये हो गया आपका, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ये A हो गया, ये आपका B हो गया और ये C हो गया। तो यहां एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है। इनके ऊपर 90 डिग्रीज, एक ये हो गया, इधर ये हो गया और इधर ये हो गया।
ठीक है। और इस पॉइंट को हम कहते हैं एच, एच से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखो इसमें एच जो है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इनसाइड द ट्रायंगल हो गया। अब हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो मान लो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया जिसमें तीनों के परपेंडिकुलर्स आपस में जहां लाई करते हैं। तो अब इसके लिए तो क्या करें, देखो ध्यान से देखना, इसको आगे बढ़ा दो, इसकी जो हाइट होगी तो ये हो गई, इसको आगे बढ़ा दिया। बी का परपेंडिकुलर मान लो वो इस तरीके से होकर यहां से गुजरता है, और तो ये किसका हो गया, जैसे इसका नाम दे दिया ए सी और ये हो गया बी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एक तरीके से ये तो हो गया आपका, इसके लिए तो हमने इसको मिला दिया आगे, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, ठीक है। फिर AC के लिए ये यहाँ पर 90 डिग्री बन गया मान लो, ठीक है। और ये AB है तो इसे आगे बढ़ा दो, ठीक है, और इसको ये इस तरीके से इससे मिला दो, तो ये इसके लिए हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया इस पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं एच, ठीक है। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए देख लो, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये सी। बी के लिए ये 90 डिग्री, ठीक है, तो ये ही इसके अंदर जो है वो आपका ऑर्थो सेंटर कहलाएगा एच, ठीक है। तो 90 डिग्री जहां पर बन रहा है ना, बन रहा है ना इस पर बी पर, तो ये इसका ऑर्थो सेंटर कहलाएगा, ठीक है। बात रही इसकी, तो इसको बस आपको सिर्फ देखना है, ये आपके यूज नहीं आएगा इतना, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया। अब हम बात करते हैं इन सेंटर की। तो इन सेंटर में क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर। इंटरनल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं इन सेंटर। इसके की पॉइंट्स क्या है, ऑलवेज लाइज इनसाइड ऑफ ट्रायंगल, ओनली पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल विच लाइज इट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स, विच बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, देखो ये चीज, ओनली पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल विच लाइज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स, ठीक है, तीनों साइड से क्या करता है वो इक्वल डिस्टेंस पे लाई करता है। इन सेंटर डिवाइड्स एंगल बाइसेक्टर थ्रू वर्टेक्स, वर्टेक्स के थ्रू जो है आपका इन सेंटर डिवाइड्स एंगल बाइसेक्टर थ्रू वर्टेक्स, वर्टेक्स के थ्रू इन जो इन सेंटर होते हैं वो डिवाइड करते हैं एंगल बाइसेक्टर को। और उसके बाद में ये हो गया। अब इसको एक बार डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं हम। तो देखो डायग्रामेटिकली या आपका एक डायग्राम हो गया, ए इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी, ठीक है, इसको इससे मिला दिया, और ये जो हो गया वो हो गया आई, ठीक है, ये दो और ये भी दो, सही है। ये हो गया सी, ये हो गया बी, ठीक है। अच्छा अब एक काम करो, देखो ए आई इसको नाम दे दो डी, ए आई अपॉन आई डी इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन इसकी जो लेंथ है पूरे की वो क्या है ए, तो वो ए, ये इसके अंदर एक गोल्डन स्टेटमेंट का काम करेगा जो ये बात कह रहा है, ठीक है, कि ए इन रेशो, ए को ये बी प्लस सी अपॉन ए में, ये ए के लिए हो गया, फिर बी इन रेशो तो बी, ये बी के लिए हो जाएगा ए प्लस सी, ए प्लस सी और अपॉन में बी हो जाएगा, सी के लिए क्या हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन में सी हो जाएगा, है ना। और ओनली पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल विच लाइज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री वर्टेक्स, ऑल थ्री साइड्स, यानी ये इससे, इससे और इससे, मतलब ये तीनों साइड्स जो है वो आपस में इक्वल रहेगी, तीनों साइड्स क्या रहेगी आपस में इक्वल रहेगी। अब इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं एक बार, देखो इन सेंटर के बारे में। वो क्या है, वो ये है कि जैसे मान लो ये एक आपका हो गया ट्रायंगल, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो तीनों के एंगल बाइसेक्टर्स को आपस में मिला दो, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसमें ये वाला इसके बराबर है, जिसका ये ए है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको a/2 और इसको a/2 कह देता हूँ,
ये सी है तो ये हो गया c/2, ये हो गया c/2, ठीक है। और ये वाला b है तो इसे कह देता हूं मैं b/2 और इसे कह देता हूं b/2, सही है। अब ये जो इन सेंटर है इसका इन सेंटर, ठीक है, I। तो अब हमने अभी क्या पढ़ा कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी तीनों साइड से लेंथ जो है वो इक्वल होती है। तो इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इससे इसके ऊपर और इससे ये इसके ऊपर, ये परपेंडिकुलर हो गए, ये भी परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो इन तीनों की आपस में इक्वल लेंथ होती है 2 3 और ये 1 2 3, ठीक है। ये तीनों के आपस में इक्वल लेंथ है, ठीक है। ये इन सेंटर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कि ये जो अभी हमने लिखा ये आया कैसे, है ना। एंगल आया कैसे उससे ज्यादा ना एक बार के लिए जरूरी है क्या, ठीक है, थ्योरम। उसमें ये है कि जैसे ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, ये हो गया, ये और ये हो गया। तीनों की लेंथ मान लो आर आर है और इसका जो सेंटर है वो आई हो गया, इन सेंटर जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इंटरनली तीनों साइड्स को ये टच कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, इन सर्कल, क्या बोलेंगे, इन सर्कल। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो अभी अभी मैंने कहा वो क्या है, देखो। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये यहां पे हो गया डी। तो देखो क्या है ये हो गया आपका बी डी अपॉन में सी डी बराबर ए बी अपॉन में ए सी, बी डी अपॉन में सी डी बराबर ए बी अपॉन में ए सी। तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। फिलहाल के लिए आप स्टेटमेंट ही लर्न कर लो। उसके बाद अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर इसमें आते हैं तो उनको सॉल्व कैसे करना है। तो देखो, द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ये -36,7, 20,7 एंड 0,-8 इज, तो ये, ठीक है। तो देखो ये हो गया, ये ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ए के लिए हो गया -36,7, बी के लिए हो गया 20,7 और सी के लिए हो गया 0,-8, ठीक है। तो इसका इन सेंटर हमें पता करना है, तो इन सेंटर को हम आई से डिनोट कर देते हैं और अपनी सहूलियत के लिए एक बार के लिए इसको अल्फा बीटा से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो इनकी डिस्टेंसेस निकाल लो। तो ए बी क्या हो जाएगा, देखना जरा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। माइनस का 36 और माइनस का 20, तो वो होगा माइनस का 56 का स्क्वायर प्लस 7 - 7, ये तो 0 हो गया। तो बेसिकली 56 के स्क्वायर का रूट वो 56 खुद ही होता है, ठीक है। फिर बी सी निकालो। तो बी सी के लिए 20 - 0, 20 का स्क्वायर हो गया 400 और प्लस -8 - 7 माइनस का 15 और उसका स्क्वायर होता है 225। 400 और 200 625 का रूट होता है 25, ठीक है। फिर ए सी निकाल लो। तो वो क्या हो जाएगा, -36 का स्क्वायर और वही माइनस का 15 का स्क्वायर। तो माइनस का 36 का स्क्वायर प्लस माइनस का 15 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका की वैल्यू आ जाएगी 39। अब एक बार अल्फा देख लेते हैं, अल्फा क्या होगा, देखो। तो इन सेंटर के लिए वैसे हमने अभी अभी यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो क्या है, ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c, ax1 + bx2 + cx3, ठीक है। तो देखो a, अभी एक बार इनकी लेंथ भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए बी की लेंथ हो गई 56, बी सी की लेंथ हो गई 25, है ना, और ए सी की लेंथ हो गई 39, ओके। तो माइनस का 36 टाइम्स 25 ax1, ये वाली जो लेंथ है एक ही हो गई, एक ये आपकी हो गई 25, ठीक है, और एक ये आपकी हो गई 39, ओके। अच्छा, तो देखो ax1 ये बाहर की, मतलब
ये हो गई a और ये हो गई x1, ठीक है। फिर ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 है ना, प्लस bx2। तो b क्या है, इसकी 39 हो गई है ना, और ये हो गया 20 हो गया x2 है ना। तो 20 टाइम्स 39 प्लस, और ये हो गया 0 टाइम्स 56। तो ये तो खत्म हो गया, लिख देता हूं एक बार के लिए, अपॉन a प्लस बी प्लस सी, 39 56 और 25, 6 और 5 11 और 9 20 का जीरो, कैरी में 2 और 2 4 और 3 7 और 5 12, यानी 120, ठीक है। अल्फा बराबर, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा, देखो 25 6 150 का जीरो, कैरी में 15, 25 3 75 और 15 हो गए कितने, 90 माइनस के, ठीक है, और प्लस के ये हो जाएंगे कितना, 780 हो गया ये, राइट भाई। 39 टू जा होता है 78 है ना, और तो ये 780 हो गया, ठीक है, अपॉन 120। इसको सॉल्व करोगे 780 800 900, यानी माइनस का 120 अपॉन 120, दैट इज -1, ठीक है, -1। आई होप सो कि बीटा आप स्वयं से निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें वैसे तो पहला ऑप्शन दिख रहा है -1 से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और बीटा जब आप निकालोगे तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली 0 आ जाएगी, ठीक है, उसको आप स्वयं कर लेना, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, देखो सरकम सेंटर की। सरकम सेंटर क्या है, सी या फिर ओ से हम इसे डिनोट करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ये इनसाइड लाई करता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में आउटसाइड लाई करता है, ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल में मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस लाई करता है। सी निकालने का इसका ये तरीका है, ये फॉर्मूला है इसका, आप इसे देख सकते हो ध्यान से। और एक बात इंपॉर्टेंट, ओनली पॉइंट विच लाइज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री, वो साइड्स था, ये वर्टेक्स है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ए हो गया x1 y1, बी हो गया x2 y2, और सी हो गया x3 y3। तो इनके तीनों के जो हम एक काम करते हैं, तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को आपस में मिला देते हैं। यही ये कह रहा है, क्या कह रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, ठीक है। तो जैसे मान लो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया, इस वाले का कुछ ऐसा हो जाएगा, और मान लो इस वाले का कुछ ये ऐसा हो गया, मान लो एक बार के लिए, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली करते हैं सही, ये लो, है ना। तो ये यहाँ पर भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, और ये भी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कह रहा है, दैट्स वाई ये इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, और ये वाला इसके इक्वल, ठीक है। तीनों का जो ये सेंटर है इसे हमने सी से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल के टाइम पे तो इनसाइड लाई करता है, ठीक है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के टाइम पे बाहर लाई करता है। इस बात को भी समझ लेते हैं, देखो। तो जैसे मान लो, एक मिनट, देखो जैसे ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया, एक्यूट का तो ये खुद ही एग्जांपल हो गया, ठीक है। ऑब्ट्यूज का देख लो, इसको थोड़ा सा और उधर ले जाता हूं, एक मिनट, देखो ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ठीक है। तो तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को हमें आपस में मिलाना है। तो देखो ये हो गया, इस वाले के को मिलाने की कोशिश करोगे तो ये यहाँ कहीं मिलेगा, और इस वाले को मिलाने की कोशिश करोगे
तो मान लो वो ऐसे कहीं पर मिलेगा, तो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली ट्राइंगल के बाहर हो गया, जिसे हम सरकम सेंटर बोल रहे हैं, सरकम सेंटर। ठीक है, तो ये जो है ये वही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है। ये इसका यहाँ पर हो गया, सॉरी इसका ये यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया, और ये वाला ऐसे हो गया। सही है, तो ये बाहर की तरफ लाई कर रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस के ऊपर ही लाई करेगा। क्या लिखा था अभी हमने? राइट, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। तो इसमें कुछ ही नहीं है, इसका जो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे तो वो ये यहाँ पर आएगा, जिसे हम सी या फिर ओ से डिनोट कर देते हैं, या फिर सरकम सेंटर डबल सी से कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। ये इसके बराबर हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया। तो इसके ऊपर रख के जब आप बनाओगे तो ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा। ठीक है ना, आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइंस। अब देखो, और अगर आपको ये समझना है कि जो है ठीक है, वो तो छोड़ो, अब आप तो ये देखो, चलो 1 मिनट बता देता हूँ। देखो, एक इतना, इससे पहले एक इतना सा पॉइंट है, वो ये है, देखो कि एक ट्राइंगल के, ठीक है, जब सेंटर से, जिसे हम सरकम सेंटर कह रहे हैं, है ना, तो वो तीनों वर्टिसेस से बराबर होता है। ओनली ट्राइंगल विच हैज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल इट्स 3 वर्टिसेस, यही लिखा है। ओनली पॉइंट विच लाइज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल 3 वर्टिसेस। ठीक है, सरकम सेंटर जिसे हमने कहा है। तो मान लिया इसका नाम ओ हो गया, ठीक है, और ये तीनों आपस में इक्वल है, तो ए बी सी, इसके ऊपर रख के जब आप एक सर्कल बनाते हो तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, ये तीनों पॉइंट को जो है टच करेगा। तो इस प्रकार का ये जो सर्कल होता है इसको हम बोलेंगे सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। ठीक है, तो आर से डिनोट करें तो इसे हम इसे इस आर से किसे डिनोट करते हैं? सरकम रेडियस हो गया। ठीक है, और बेसिकली ये जो पॉइंट ओ है, ये जो सरकम सर्कल है, इसका जो ये कब कहलाता है? कोई भी सर्कल सरकम सर्कल कब कहलाता है? जब वो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होता है। ठीक है, तो पासिंग थ्रू ऑल 3 वर्टिसेस, ठीक है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो, अब ये चीज पढ़ने में आपको फिर भी थोड़ी समझ में आएगी अच्छे से, कि टाइप ऑफ लाइंस। तो ये मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अभी हमने पढ़ा। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो, जैसे ये याद रखने का तरीका है, आपको एक तरीके से जो चार्ट बना के आप लर्न रखते हो। तो मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे हम सेंट्रोइड कहते हैं, एल्टीट्यूड का ऑर्थो सेंटर, एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो उसे हम इन सेंटर यानी आई से डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे हम सरकम सेंटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो इन सर्कल है, इन सर्कल क्या है ये? ठीक है, इन सेंटर की सहायता से, जो मतलब सर्कल, एक ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल के अंदर बनता है, यानी या मैं कहूं कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता है, तो उसे हम इन सर्कल बोलते हैं, इन सर्कल। ठीक है, और ये जो है ये ट्राइंगल को एक्सटर्नली तीनों पॉइंट्स पर टच करता है, तीनों वर्टिसेस पे, इसको हम बोलेंगे सरकम सर्कल। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया हो। एक और आप ये इसको लर्न रख सकते हो ऐसे, कि ट्रिक टू रिमेंबर कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल 4 सेंटर्स। चारों के जो सेंटर्स होते हैं, चारों प्रकार के जो सेंटर्स होते हैं, उनको लर्न रखने का ये तरीका है कि आप ये एक फॉर्म याद रखो। ठीक है, ये एक फॉर्मेशन आप याद रखो। तो आप फिर आपको ये इतना याद रखना है कि जैसे मान लो अल्फा, बीटा और ये गामा, तो इनके अल्फाज हो गए, ये बीटाज हो गए और ये गामाज हो गए। तो उसमें अल्फा की वैल्यू अगर आप 1 1 रख देते हो तो आप सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट तक पहुंच जाओगे। अगर आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू एबीसी रख दोगे तो आप
इन सेंटर के कोऑर्डिनेट तक पहुंच जाओगे। और अगर आप ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर आपको फाइंड करने हैं तो आप अल्फा बीटा गामा की जगह tan a tan b tan c रख दोगे। और अगर आपको सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट पता करने हैं तो आप sin 2a sin 2b sin 2c जो है वो मतलब तक पहुंच जाओगे। बराबर। अब जिसमें कि इनका जो एक स्टैंडर्ड डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये ए, ये बी और ये हो गया सी। ए के लिए हो जाएगा x1 y1, बी के लिए हो जाएगा x2 y2, सी के लिए हो जाएगा x3 y3। इसके जो एंगल है वो सी हो गया, इसका एंगल ए हो गया और इसका एंगल बी हो गया। ए के अपोजिट वाली जो इसकी साइड है इसे आप स्मॉल ए से डिनोट कर दोगे। इस सी के अपोजिट साइड वाली पूरी साइड है इसको आप सी से डिनोट कर दोगे, स्मॉल सी से, और बी के अपोजिट वाली को स्मॉल बी से डिनोट कर दोगे। ठीक है, तो ये एक इसका स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको आपको रिमेंबर रखना है। ऑल फोर सेंटर आर सेम फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए तीनों सेम ही होंगे। ऑल फोर सेंटर आर कोलिनियर फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए जो चारों प्रकार के जो अभी सेंटर हमने पढ़ा वो बराबर होंगे। फॉर एनी ट्राइंगल जी, फॉर एनी ट्राइंगल जी डिवाइड लाइन जॉइनिंग एच एंड ओ इन रेशो 2:1। एच और ओ को 2:1 में डिवाइड करेगा कौन? जी। ठीक है, सेंट्रोइड जो होता है वो आपका सेंट्रोइड जो होता है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को, है ना, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड डिवाइड्स ट्राइंगल इन 3 और 6। ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरियाज। ठीक है, वो कैसे है वो भी बताता हूं। इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर इन एनी साइड लाइज ऑन सरकम सेंटर। ऑर्थो सेंटर की जो इमेज है वो हमेशा लाई इन एनी साइड लाइज ऑन सरकम सर्कल पर लाई करती है। और ये तीनों एरियाज वाला कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मान लो ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इनके जो पॉइंट्स है इनको आप एफ, ई और ये डी, ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, इसे हम जी से डिनोट कर रहे हैं। बराबर। तो ये इसको या तो 3 इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा या फिर 6 में। तो 6 तो आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, जैसे ये वाला। ठीक है, एक आप मैं नाम ले देता हूं तो आपके लिए सही रहेगा, एफ और ये ई। तो यानी ए जी बी यानी ये वाला ट्रायंगल, बी जी सी ये वाला ट्रायंगल और ए जी सी ये वाला ट्रायंगल, ये तीनों इक्वल एरियाज में डिवाइड होंगे। ठीक है, एक बार पॉइंट टू क्या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए तो तीनों सेम हो गए। ठीक है, अब एक बार पॉइंट टू क्या कह रहा है? ऑल फोर सेंटर आर कोलिनियर फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल। चारों जो सेंटर है, जैसे मान लो पॉइंट टू क्या कह रहा है? पॉइंट टू, तो इसमें ये एक ट्रायंगल हो गया, इसका नाम हो गया ए बी और ये हो गया सी। तो ये हो गया डी। ठीक है, ये इसके ऊपर हो गया 90 डिग्री। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी इसकी ये वाली दो साइड इस वाली दो साइड के बराबर है। ठीक है, और मैं कर रहा हूं इसमें एक तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो उसके लिए एच यहां बनेगा, जी यहां बनेगा, ओ यहां बनेगा और आई यहां बनेगा। तीनों जो है मतलब चारों जो है वो क्या बोलते हैं, कोलिनियर हो जाएंगे। क्या होंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है वो कह रहा है फॉर एनी ट्राइंगल जी डिवाइड लाइन जॉइनिंग एच एंड ओ इन 2:1। 2:1। अब इसको देखो एक बार, पॉइंट नंबर 3। तो इसमें ए बी सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, तो ये हो गया जी,
और ये मान लो ये हो गया आपका H और ये हो गया O। तो अगर मैं इसको आगे मिलाऊं ये ऐसे, तो इस लाइन को बोलते हैं ऑयलर लाइन या यूलर्स लाइन, यूलर्स लाइन। ठीक है। इसमें आप इसको लर्न रखने का तरीका ये है कि आप इसको ONGC एक जो है वर्ड याद रखो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। यानी जी के लेफ्ट साइड में 2 लेटर है और जी के राइट साइड में 1 लेटर है। ठीक है, तो यही याद रखना है। यहाँ हो गया जी, दैट इज सेंट्रोइड। ठीक है, और वो इसके 2, तो 2 इधर रेशो और ये 1, तो यहाँ हो गया O और यहाँ हो गया क्या C। C मतलब सरकम सर्कल सेंटर, है ना, सरकम सेंटर। ओके, और O दैट इज ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ओके, आई होप सो आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद .4 है सेंटर डिवाइड ट्रायंगल, ये इक्वल एरिया वाला तो बता ही दिया। फिफ्थ देखो, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर इन एनी साइड लाइज ऑन सरकम सर्कल। ठीक है, तो इमेज जो है वो लाइज ऑन, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर की जो इमेज है इन एनी साइड लाइज ऑन सरकम सर्कल, सरकम सर्कल के ऊपर ही लाया करती है। तो इस चीज को समझने के लिए देखो, जैसे .5 ये है, तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल। ठीक है, ए बी और ये हो गया सी। इसकी तीनों साइड्स को आपस में मिलाने वाला ये एक तरीके से हो गया सर्कल। इसका एक बार मतलब इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, या मैं ये कहूं कि जैसे मान लो यहाँ कोई पॉइंट है जिसका नाम H डबल डैश है, यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसका नाम मान लो H ट्रिपल डैश है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसका नाम मान लो H डैश है, और यहाँ पर ये H है। ठीक है, तो आपको ये तो पता ही है कि जैसे मान लो इस H डबल डैश की जो इमेज है ना, वो जितनी डिस्टेंस पर ये इस पॉइंट से है ना यहाँ पर है, उतनी डिस्टेंस पे ये यहाँ पर होगी, 1 और ये 1। ठीक है, मतलब बाहर की तरफ ये जो पॉइंट है, ये तो पता ही है आपको कि जैसे जो ऑर्थो सेंटर होता है वो इसमें बेसिकली बाहर की तरफ लाया करेगा, तो उसकी इमेज आपके सरकम सर्कल के ऊपर ही होगी। यानी ये इस तरीके से होगी यहाँ पर इमेज, मतलब ये जितनी डिस्टेंस यहाँ पे होगी उतनी डिस्टेंस पे ये यहाँ होगा। इसको ये और अच्छे तरीके से आपको तब समझ में आएगा जब आप इसके क्वेश्चन करोगे। इसमें भी यही है, जैसे ये यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, तो ये जितनी डिस्टेंस से पे यहाँ पे होगा उतनी डिस्टेंस पे ये यहाँ पे होगा, और यहाँ पे भी यही है, जितनी डिस्टेंस पे ये 3 और ये भी 1 2 3 ये यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस तरीके का ये जो सर्कल होता है इसका नाम होता है सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया। आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसको एक बार और आप क्वेश्चन से देखोगे तो आपके लिए ये क्लियर होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, है ना, ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ये। तो मैं इनको नाम ले लेता हूं, तो एक पी क्यू आर है, तो एक बार पी क्यू फाइंड कर लेता हूं। तो पी क्यू देखना 0 - 3 0 - 0, 3 का स्क्वायर 9 का रूट 3। उसके बाद में क्यू आर फाइंड करने के लिए 3/2 का स्क्वायर होता है 9/4, और इसका स्क्वायर आई थिंक होता होगा 27। देख लेता हूँ, रूट 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का 3, तो 3 9 जा 27/2, 2 का स्क्वायर 4, तो 27/4, और 36/4 दैट इज 9, और उसका रूट दैट इज 3। ठीक है, और पी आर फाइंड करने के लिए क्या करें, 3 में से 3/2 गया तो 3/2 बचेगा, 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस, और इसका फिर से वही इस वाले की तरह ही हो जाएगा, ये तो कुल मिलाकर ये भी 3 ही आ जाएगा। ठीक है, और तो आपको कहीं ना कहीं पता चल गया होगा कि ये इक्विलेटरल है,
ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। तो यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए तो दोनों सेम ही होते हैं, है ना, हमने पढ़ा था, तो यानी ये सेम ही हो जाएगी डिस्टेंस। और फिर ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ये, ठीक है। और ये और बता दूं कि इसके लिए ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ पर होगी 0, क्या होगी, 0। आप रीजन ढूंढ रहे होंगे, तो आप एक चीज सोचो जरा, 2 पॉइंट है, ठीक है, और वो दोनों अगर सेम ही हो जाते हैं, यानी एक ही है दोनों पॉइंट, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 0 ही तो होगी, है ना। तो एक बिना कहा हुआ एक काम आप जो हर बार कर सकते हो वो ये है कि सबसे पहले आपको बिना कहे बिना रीजन के नेचर फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है। उसके बाद देखो, ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2019 में है। ए ट्राइंगल हैज ए वर्टेक्स 8 1,2। तो एक ट्राइंगल बनाता हूं मैं सबसे पहले, तो ये हो गया ए 1,2, ठीक है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स थ्रू इट आर -1,1 एंड 2,3। यानी इनके मिड पॉइंट दे रखे हैं -1,1 एंड 2,3, ठीक है साहब। और देन सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट पता करने हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बी हो गया x2 y2 और ये सी हो गया x3 y3, ठीक है। अच्छा, अब कहीं ना कहीं आपको जो है इसके लिए आप क्या करोगे, -1 बराबर 1 + x3/2 और 1 बराबर 2 + y3/2। तो -2 -1, तो x3 हो गया आपका कितना, -2 -1 -3, और 2 1 जा 2 -2, y3 हो गया आपका 0, ठीक है। तो x3 और y3 तो -3 हो गया 0, ठीक है। अब इसके लिए पता करो, तो 2 = 1 + x2/2 और 3 बराबर 2 + y2/2। तो 2 3 जा 6 में से 2 गए तो 4, और 2 1 जा 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। तो x3 y3 हो गया कितना, -3, 0, -3, x2 y2 कितना हो गया 1,4, तो ये 1,4 बराबर। अच्छा, अब देखते जाना एक एक चीज। अब तो क्या है, आपको इसका सेंट्रोइड जी पता करना है, जी। तो उसके लिए क्या करोगे, जी 1 + 1, तो ये गया 2 - 3, 2 - 3 -1, तो -1/3, तो ये तो हो गया कितना आपका -1/3। गड़बड़ हो गई क्या कुछ, जस्ट 1 मिनट। ये क्या हो गया, देखो 1 और 1 2, 2 में से 3 गया तो -1 और -1/3। गड़बड़ हो रही है कुछ ना कुछ, देखते हैं एक बार फिर से। इसके मिड पॉइंट है -1,1 और 2,3, है ना। और तो AC के लिए हम क्या करते हैं, -1 बराबर 1 + x3/2, और अरे अच्छा 1 बराबर, हाँ 1 बराबर 2 + y3/2, सही है। -2 -1 -3 है, और 2 - 2 0, तो y3 0 हो गया। ये देखो 2 बराबर 1 + x2/2 और 3 बराबर 2 + y2/2, तो 2 दूना 4 में से 1 गया तो 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है, और 6 में से 2 गए तो 4, ठीक है। तो x2 हमारा 3 है, x2 हमारा कितना है 3। अब देखो -3 + 3 ये तो खत्म, और 1/3 तो 1/3, तो इन 3 की शुरुआत 1/3 से हो रही है, तो 1/3 कॉमा, और 2 + 4 6, ये तो 0 है, 6/3
दैट इज 2, तो ये हो गया 2, 1/3, 2 दैट इज सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। सही है, ऐसे होगा ये क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन है जेई मेंस 2020 में आया है, ए बी सी बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। तो हम बना देते हैं एक बार के लिए ट्राइंगल एबीसी के वर्टिसेस। तो ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया पॉइंट सी। ए हो गया 1,0, बी हो गया हमारा कितना 6,2, और सी हो गया 3/2,6। ठीक है, अच्छा ये है पॉइंट पी कह देते हैं इसको। इफ पी इज ए पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल, ठीक है, द ट्राइंगल एबीसी सच दैट ट्राइंगल एपीसी एपीबी ए, ये लो पी, ये हो गया बी, एंड बीपीसी, ठीक है, हैव इक्वल एरियाज, तीनों के एरिया क्या है, इक्वल है। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू, तो यहाँ पे क्यू कहीं ना कहीं पॉइंट ही है, तो पहले तो पी पता करना पड़ेगा। देन द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू वेयर क्यू इज द पॉइंट दिस। तो मान लो ये यहाँ पर कोई पॉइंट है क्यू जिसके कोऑर्डिनेट है -7/6 और -1/3, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको ये तो पता ही है कि ये क्या है, एक प्रकार का सेंट्रोइड है। क्या है, सेंट्रोइड है। तो अगर इक्वल एरिया में डिवाइड करता है तो हमने पढ़ा था ये। और पी के कोऑर्डिनेट आपको पता करने का क्या तरीका है, 1 + 6 7, 7 और 3/2, 7 और 1 8, 8.5, 8 दूना 16 और 1 17/2, तो 17/6 हो जाएगा ये। 2 और 12 हो गए 14 और 3 17/6, ठीक है, 17/6 हो गया ये। और 0 और 2, 2 और 6 8, 8/3, तो ये हो गया 8/3, है ना। और फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू, तो पी क्यू तो यानी इस पॉइंट की और इस पॉइंट में डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना आप जानते हो। तो ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, और पी और क्यू में क्या लगा देना है आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आप होमवर्क में ट्राई कर लेना खुद से, ठीक है। तो आपको अब मैं बता दूं बस कि आंसर 5 आएगा, कर लेना इसको ट्राई, ठीक है, स्वयं कर लेना इसको। ओके, उसके बाद में एक ये है जेई मेंस 2020 में ही आया है ये क्वेश्चन भी, इसको आपको होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक है। एक आपका ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, vertices of a triangle are this and this, find the distance between the orthocenter and centroid। ठीक है, एक आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है होमवर्क में। उसके बाद में बहुत है आज के लिए, बाकी ईमानदारी से आप मेहनत करो घर पे, ठीक है। और बस यही कहना चाहूंगा, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।